टीचर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका थर्ड ग्रेड रीड, जो मेंस एग्जाम होने वाला है जनवरी में, उसका जो शैक्षिक परिदृश्य है, इस पोर्शन को हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में एक वन शॉट आपको मैंने बहुत ही बढ़िया आरटीई पढ़ाया था। टॉपिक जो है आपका आरटीई 2009, और आज हम पढ़ने वाले हैं आरटीई 2011। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑब्वियसली राजस्थान के प्रस्पेक्ट में हमें पढ़ना है, तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। एक और पार्ट इसका मैं आपको दूंगा, 2 क्लासेस में कंप्लीट करवाऊंगा। 60 क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे। 30 क्वेश्चन की हमारी एक क्लास रहती है, ये आपको पता है। ठीक है, टोटल एमसीक्यू बेस हमारा यहाँ पे पैटर्न रहेगा, जिसमें थ्योरी को डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में चीजें याद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बेस से स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है इसका, ये बताओ हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है। तो देखो, सबसे पहले तो जब हमने आरटीई पढ़ा था, उसमें 2009 जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक हमने धारा पढ़ी थी। कौन सी धारा? 38 नंबर वाली। ठीक है, लास्ट कह सकते हो इसको, हालांकि बाद में एक और ऐड हो गई 39 संशोधन करके। वो सारी चीजें आपको एक संशोधन की वीडियो बना के 9 और 11 दोनों के संशोधन एक जगह समझा दूंगा, जिससे कि क्वेश्चन काफी आते हैं आजकल। तो 38 जो धारा थी हमारी, इसके अंदर क्या था आप सबको पता है। यहाँ पे हमने राज्यों को ऐसा, गवर्नमेंट ने पावर दी है कि आप जो आरटी 2009 है, अपने स्टेट में अपने लेवल पे, यानी समुचित सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपकी इच्छा हो, जैसे आप इसमें अमेंडमेंट करके आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ कम ज्यादा आप करना चाहते हो, वो सब करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान ने इनके अंदर कुछ अपने हिसाब से थोड़े अमेंडमेंट करके इसको आरटीई 2011 के रूप में पास किया। अब यहाँ पे पूछा है कि इसका पूरा नाम क्या है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 10-10-9। तो देखो, ये 10 और 9 नहीं है, सीधा आप अगर ईयर को देखोगे तो भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो ये यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, इसका नाम होने वाला है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर मैं इसके नाम की बात करूं, तो हमने जो स्टार्टिंग के पढ़े हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। जैसे इसमें तो हमने पढ़े थे, आपके कितने चैप्टर थे, 7 चैप्टर थे और 38 धाराएं थी। तो वहां पर भी हमने पढ़ा था 7 आपके अध्याय थे और उसमें 38 धाराएं थी, जो कि अब हो गई है आपकी 39 संशोधन के बाद। वैसे ही अगर मैं बात करूं आपकी राजस्थान के संदर्भ में आरटीई 2011 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कितने आपके चैप्टर्स हैं। इसमें सर अध्याय तो हैं आपके 10। अध्याय कितने हैं? 10 हैं। अध्याय तो इससे ज्यादा है, यहाँ 7 थे, लेकिन जो नियम है वो यहाँ पर क्या है, कम है। इसमें यहाँ पे हम धारा बोल देते थे, यहाँ नियम बोला गया इसको, है ना। तो कितने नियम है? 29 नियम है। तो डायरेक्ट आपको याद रह जाएगा, यहाँ 39 है, यहाँ 29 है, 10 का अंतर है, तो 10 इसमें अध्याय है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा, है ना। अब ये 29 के 29 याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपको याद करवा दिए थे मैंने ट्रिक के माध्यम से। हालांकि आरटी 2011 में से जो क्वेश्चन आता है वो वैसे मोर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, ऐसे इतना आपसे एग्जैक्ट नियम का नहीं पूछा जाता। हाँ, अध्याय फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अध्याय आप याद कर सकते हो कि कौन से अध्याय में किसकी बात की है, जिससे कि इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप डिस्कार्ड कर पाओगे, है ना। तो ये 10 अध्याय और 29 नियम आपको सीधे सीधे एक बार आप रीडिंग कर लेना, पता चल जाएंगे। बाकी मैं अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में रिपीट करवा दूंगा इतनी बार कि आपको याद हो ही जाएगा वो, है ना। थोड़ी अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे हमारे सामने आता जाएगा हम उसकी बात करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित होती है। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, इसमें 1st to 5th या 1st से 8th या 6th से 8th क्लास या पूर्व प्राथमिक। तो देखो, पूर्व प्राथमिक कक्षा तो इसमें नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है आपकी, है ना। अब हमसे पूछा है प्रारंभिक शिक्षा, तो देखो प्राथमिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो वहां आता है 1 से 5, यहाँ पूछा गया है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी है कक्षा 1 से 8 तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। कह रहा है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ध्यान देना, 2009 का क्वेश्चन डाला मैंने, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आपको 2-4 देखने को मिलेंगे, ताकि आपका रिवीजन होता जाए और कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। तो क्योंकि मिक्स आएगा, तो इस चीज पे भी थोड़ा सा अलर्ट रह के देखना है। के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक
जो पहले किसी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? तो देखो आपसे ये पूछा है कि कोई 6 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है, 6 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो उसको आपको स्कूल में एडमिशन देना है, जिसने आज तक कभी कोई पढ़ाई नहीं की, किसी स्कूल में नहीं गया, तो तरीके से तो उसको फर्स्ट क्लास में डालना चाहिए, फर्स्ट क्लास में डालना चाहिए, लेकिन फर्स्ट से भी पहले उसको एलकेजी यूकेजी में बिठाओ, थोड़े अल्फाबेट सीखे वो, है ना? तरीका तो ये है। लेकिन हमने आरटीई 2009 में क्या पढ़ा था कि बच्चों में इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको भी ऐसा ओड फील ना हो अपने से कम या ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ बैठ के। तो इसीलिए इसमें एक प्रावधान किया गया, वो प्रावधान है कि जो प्रवेश दिया जाएगा बच्चों को, वो आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। किस आधार पर प्रवेश दिया जाएगा? आयु के आधार पर हमें जो है बच्चों को प्रवेश देना है। अब ये आयु के आधार वाली जो प्रवेश की बात है, ये किस नियम में बात की गई है? देखो आयु से संबंधित आपके पास दो थे, आरटी 2011 में भी बताऊंगा 2011 का नियम कौन सा और 9 का कौन सा है। पहले 9 की बात करते हैं, कौन सी ट्रिक से मैंने याद करवाया था, अगर किसी ने मेरी आरटी 2009 की क्लास ली है तो उसको याद होगा। तो आयु का मैंने बताया था चिरायु, आयु का क्या बताया था मैंने? चिरायु। इसमें भी कंफ्यूजन रहती है तो मैंने आपको दोनों बताए थे, एक थी आपकी धारा 4 और एक थी धारा आपकी 14। जब हम बात करते हैं किसकी, यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आरटी 2009 की, ध्यान से समझना। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था धारा 4 में बताया था चिरायु, चिरायु का मतलब आयु, यानी कि आयु के आधार पर आपको क्या देना है? एडमिशन देना है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो भले ही 6 वर्ष से ज्यादा का है, 7 साल का, 8 साल का, लेकिन उसको उसकी आयु के हिसाब से ही एडमिशन दिया जाएगा। 5 का इसमें रूल चलता है, जैसे 10 साल का कोई बच्चा है तो उसको 5th क्लास में एडमिशन दे दिया जाएगा, है ना? तो इस तरीके से भी आपको याद करवाया था। अब 14 में क्या है? इसमें भी आयु की बात की है सर, लेकिन यहां ऐसा कहा गया है कि आप उससे आयु का सबूत नहीं मांग सकते। सबूत मांगने का मतलब ये है कि अगर मान लो उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत से ऐसे अपने रूरल एरियाज होते हैं जहां पे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता, पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उस केस में उसमें अलग अलग प्रावधान है कि वो जिस हॉस्पिटल में या जहां भी वो उसकी डिलीवरी हुई है वहां से वो कुछ लिखवा के ले आए, वहां के रजिस्टर में जो एंट्री हुई होगी पेशेंट जब आता है तो वहां का कोई प्रूफ ले आए, या इन केस कुछ भी नहीं है तो पेरेंट्स जो है वो एक एफिडेविट लिख के दे देंगे कि हाँ भी इस डेट से हम इसका वो है जन्म मान रहे हैं, तो वहीं से आपकी वो कंटिन्यू हो जाएगी एज के हिसाब से, है ना? तो ये इसमें प्रावधान है कि आयु का सबूत मांगने के लिए अगर उसके पास आयु का प्रूफ नहीं है तो उस आधार पे आप उसका एडमिशन जो है नहीं लोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये तो बात की गई थी 2009 में। तो यहाँ पे देखो क्या उसका मौखिक साक्षात्कार लिया जाएगा? जी नहीं, साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं ले सकते आप मौखिक, एडमिशन सीधा देना पड़ेगा, पेरेंट्स का इंटरव्यू भी नहीं करवाना इसमें, उस पे भी बैन है। ज्ञान के स्तर के अनुरूप? जी नहीं, आयु के अनुरूप, बिल्कुल सही बात है। आयु के आधार पर उसे प्रवेश दिया जाएगा कि 6 से कितने साल वो बड़ा है उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर मैं बात करूं इसी में आरटीई 2011 की, किसकी मैं बात करूं? आरटीई 2011 की, तो आरटीई 2011 का जो नियम 12 है वो ये बात कहता है कि आप आयु का सबूत नहीं मांग सकते। जो ये सबूत की बात हमने प्रूफ की बात यहाँ पे की थी 14 में, वो यहाँ पे किस में आ जाता है? धारा 12 में आ जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ इसकी आपसे बात की है। तो देखो सिंपल सा इसका फंडा है, इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, इसका जो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था वो तो 2010 में ही हो गया था तैयार। फर्स्ट ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि जिसको आप मसौदा कहते हैं, वो कब तैयार हुआ था? आपका 2010 में तैयार हुआ था। सर 10 में तैयार हो गया तो नियमावली कब लागू हुई? नियमावली इसकी कब लागू हुई? तो नियमावली लागू होने की जो डेट है वो आपको याद रखनी है, 29 मार्च 2011। 29 मार्च 2011 में इसकी नियमावली लागू हुई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपत्र में, गजट में कब इसका प्रकाशन हुआ, पब्लिश हुआ, राजपत्र में प्रकाशन निकालते हैं ना न्यूज़पेपर में, गजट ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें दी जाती है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे राजपत्र में प्रकाशन की। तो ये जस्ट एक दिन बाद ही जब लागू हो जाता है उसके अगले दिन ही देखो प्रकाशन हो जाता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है याद रखने वाली। तो ये आपका जो प्रकाशन है राजपत्र में, तो वो आपका हो गया था 30 मार्च 2011। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बता दिए 10 तो इसके क्या है? भाग हैं, अध्याय कह लो, भाग कह लो, और 29 क्या है? इसमें नियम
है ना। तो ये चीज जो है आपको बेसिक है, अगर सीधा क्वेश्चन एकदम ऊपर से उठ के आएगा तो 90% लोग ये क्वेश्चन सही भी कर देंगे, कोई इसमें बहुत ज्यादा ऐसे टफ वाली बात नहीं है। बाकी जो आगे और अच्छे क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कब लागू हुआ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मार्च 2011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, शिक्षा का अधिकार कानून अगेन 2009 की बात कर रहा है, किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो 2011 के हिसाब से भी इसको पढ़ेंगे, 9 के हिसाब से भी पढ़ेंगे। पहले 9 के हिसाब से पढ़ते हैं, अभी 9 के अंदर हमने किस अध्याय में कौन सी बात की थी। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं स्पेस बना लेता हूँ, सारे ही आपको बता दूंगा, है ना। यहीं पे देखो अध्याय जो पहला है आपका, इसमें पहले यहाँ पे बात करता हूं मैं आरटीई एक्ट आपका 2009, और फिर हम यहाँ पे बात कर लेंगे आपका आरटीई 2011। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा तो इजीली आपको याद भी हो जाएगी चीजें, है ना। चलिए देखते हैं। अध्याय पहले की अगर मैं बात करूं तो आरटीई 2009 में क्या था सर, इसमें प्रस्तावना थी। दो में क्या था, एक में प्रस्तावना, दो में आरटीई आपका राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तीन में क्या थे, तीन लोग आपको याद करवाए थे, कौन कौन से, एक आपकी समुचित सरकार, एक आपका स्थानीय प्राधिकारी, और एक आपके क्या हो जाएंगे माता पिता। इन सभी के कर्तव्य, इन सभी के कार्य वो सब इसमें दे रखा था। अध्याय 4 में क्या था, विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व थे। विद्यालय व शिक्षक यानी कि स्कूल एंड टीचर्स की हमने यहाँ पे बात की थी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर आपका आ जाता है 5, 6 और 7। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था वो भी आपको बता देता हूँ। 5 में हमने बात की थी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की, जिसमें उसका पाठ्यक्रम है, उसको सर्टिफिकेशन देने हैं, इन सब की हमने बात की थी इसके अंदर। 6 में हमने बालक के अधिकारों की बात की थी, तो बाल अधिकारों का संरक्षण यहाँ पे है, क्या है, बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों के संरक्षण की हमने इसमें बात की थी। ठीक है जी, उसके बाद है आपका 7 के अंदर हमने बात की थी आपका एंड जो होता है प्रकीर्ण जिसको बोल देते हैं, उसमें हमने बात की थी। अब अगर मैं देखूं इसी का कंपैरिजन आरटीई 2011 के साथ, तो आरटीई 2011 में जो पहला है आपका, उसके अंदर क्या था, अब इसके अंदर देखो आपके 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 10। ठीक है, टोटल आपके कितने थे, 10 थे। इसमें थोड़ा सा स्पेस बना के नीचे में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इन सभी में क्या क्या है वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ, एटलीस्ट अध्याय तो याद होने चाहिए। तो इसमें भी सबसे पहले आपकी प्रस्तावना यानी कि इसमें नाम दे रखा है प्रारंभिक, इनिशियल में आपका क्या क्या आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसएमसी, जबकि एसएमसी इसमें जब हमने पढ़ी थी तो वो एसएमसी किसका पार्ट था, वो हमने अलग से पढ़ा था। एसएमसी धारा 21 में पढ़ी थी हमने, किसमें पढ़ी थी, धारा 21 में, इस चैप्टर के अंदर था वो। ठीक है ना, इसके अंदर अगर धाराओं की मैं बात करूं तो प्रस्तावना के अंदर आपकी पहली और दूसरी धारा थी। पहली में आपकी परिभाषा, दूसरे में शब्द वगैरह आ गए थे आपके। फिर इसमें आ जाता है 3 से 5 तक धाराएं, यहाँ पे आ जाएंगी आपकी 6 से 11 तक। फिर चौथा चैप्टर था सबसे बड़ा चैप्टर, आपको याद होगा, इसमें आपके 12 से 28 तक सभी धाराएं आ जाती है। पाठ्यक्रम की बात करें तो 29 में, 30 में बात करें सर्टिफिकेशन की तो ये दोनों आ गए। बाल अधिकारों के संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो ये आपके हो गए थे 31 से 34 तक, और लास्ट आपका हो जाएगा 35 से 38 तक, जिसमें फिर संशोधन करके हमने 39 भी ऐड कर दिया था, है ना। तो ये तो इसमें हो गया। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 में आ जाती है आपकी एसएमसी, 3 में आ जाएगा आपका आरटीई एक्ट जो यहाँ पे चैप्टर 2 में था, यहाँ आ जाएगा वो 3 में। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 में क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार आपकी। अब यहाँ तो क्या समुचित सरकार थी, तो यहाँ सेंटर की बात नहीं करेंगे, यहाँ आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी, यानी कि सिर्फ स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्राधिकारी की बात होगी, राजस्थान सरकार और स्थानीय प्राधिकारी। तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर 4 में। 5 की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या आता है, विद्यालय और शिक्षक, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे आपके विद्यालय और शिक्षक आ जाएंगे, किसमें, अध्याय 5 में। चलेगा, इसी तरह से कंपैरिजन करके लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। अब अध्यापक आ गए, विद्यालय आ गया, तो टीचर्स आ गए, लेकिन टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए अलग से यहाँ पे बात की है। इसमें अध्यापकों की एलिजिबिलिटी यानी कि उनकी योग्यता की हमने बात की है अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में, भाग 6 में। फिर इसके बाद हम यहाँ क्या बात करते हैं, देखो पाठ्यक्रम की बात करते हैं, विद्यालय की बात हो गई इधर, फिर पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो साथ में यहाँ भी किसकी बात होगी, पाठ्यचर्या की बात होगी, यानी कि करिकुलम डिसाइड होगा। ठीक है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, कहने का मतलब उसमें भी यही बात की थी हमने, यहाँ भी बात करेंगे वही सर्टिफिकेशन की और इन सब की। नो डिटेंशन नीति जो थी उसमें अमेंडमेंट किया था राजस्थान वाली में कि आप 5th और 8th क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं लोगे, जबकि 9 में कहा गया था कि नहीं लेनी है परीक्षाएं, है ना। तो उसमें भी अमेंडमेंट
अमेंडमेंट हुआ है, वो आपको संशोधन की एक वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखो अधिकारों का संरक्षण है, तो यहाँ भी क्या होगा, शिकायतों का निवारण होगा। क्या होगा सर, शिकायतों का निवारण होगा। अब ये शिकायतों का निवारण किसका है, टीचर्स का है और पेरेंट्स का है, गार्जियंस का है, तो फिर बच्चों का भी तो कुछ होना चाहिए, तो बच्चों के फिर 9 में आ जाएगा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग, बाल अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए आयोग आ जाएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा प्रकिंद। ठीक है, तो एटलीस्ट ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। धाराओं की अगर मैं बात करूं, अगर किसी को धाराएं ध्यान रखनी है, तो फर्स्ट में आपकी आ जाएगी धारा नंबर 2। हाँ जी, तो फर्स्ट के अंदर दूसरी आएगी, ध्यान रखना, जो फर्स्ट है उसको भाग में इंक्लूड नहीं किया है, ये सीधा सीधा आपका परिचय दिया हुआ है इसके अंदर कि क्या है क्या नहीं है। एसएमसी की अगर बात करें तो ये है आपका 3 से 5, यहाँ भी देखो आरटीई 3 से 5 थी, तो इजीली याद हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आरटीई की बात करें तो अकेली सिर्फ धारा 6 जो है, नियम 6 के अंदर आरटीई की बात की गई है। विशेष प्रशिक्षण जो है वो भी आपको मैं इसमें सिखाऊंगा कि क्या था, विशेष प्रशिक्षण की बात की गई है बेसिकली इसमें, है ना, क्या है उसमें, वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगी चीज। एक बार कोई भी आपके पास मटेरियल हो, गो थ्रू हो जाइए उससे, फिर आप ये वीडियो देखेंगे, बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फोर्थ, अगर मैं बात करूं चैप्टर की जिसमें राजस्थान सरकार स्थानीय प्राधिकारी की बात करें, तो ये आपकी हो जाती है 7 से 9, यानी कि 3 नियम है इसमें। पांचवा चैप्टर इसमें बड़ा चैप्टर है, 10 से लेके 15 तक है इसमें। फिर आगे आपका अगेन बड़ा चैप्टर है, 16 से 21, 6 है इसके अंदर, दोनों में 6 नियम है अगर आप देखोगे तो। फिर आपका जो ये करिकुलम वाला है इसमें आपके 2 नियम आ जाएंगे, 22 और 23। शिकायतों का निवारण जो है इसमें भी 2 नियम है, 24, 25। बाल अधिकारों की बात करें तो इसमें 3 नियम आ जाएंगे, और अंतिम आपका आ जाएगा प्रकिन। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा आप याद रख सकते हो इसमें। अब हमसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विद्यालय और शिक्षकों की बात कर रहा है, तो विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन अगर मैं 2009 में देखूं, अगर मैं 2009 में देखूं तो विद्यालय और शिक्षक किस में आते हैं सर, अध्याय 4 में आते हैं। लेकिन अगर मैं आरटीई 2011 की बात करूं तो विद्यालय और शिक्षक किस में आते हैं, 5 में आते हैं। तो एटलीस्ट जो ये चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स तो बाय नेम आपको याद कर लेने हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना है ना। इसमें क्या है 2009 है, इसमें क्या है 2011 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्याय 4 हो जाएगा, ना कि 5। 4 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पूछा था हमसे 2009 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी यानी कि विकलांग डिसेबल स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं, सोशली बैकवर्ड जो आपका कैटेगरी है, अन्य समूह किससे संबंधित हैं, इन सबको किस कैटेगरी में रखा गया। क्या ये विशेष पिछड़ा वर्ग है, जी नहीं। क्या ये बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जी नहीं। क्या ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, ये तो स्पेसिफिक इकोनॉमिकल हो गया, जी नहीं। इनको क्या बोला गया है इसमें, असुविधाग्रस्त समूह या वंचित समूह। इन सबको किस कैटेगरी में रखा गया है, वंचित समूह में रखा गया। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वंचित वर्ग में कौन शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कौन शामिल नहीं है, तो वंचित वर्ग में शामिल कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देखो आपको जो है ना इसमें दो दो यहाँ पे टर्म मिलती है। जब परिभाषा की बात करते हैं आरटी एक्ट की दूसरी धारा में परिभाषाएं बताई गई है किसको क्या बोला गया है, तो एक तो है दुर्बल वर्ग, एक तो बोला गया है वर्ड यूज किया गया है दुर्बल वर्ग, और एक जो टर्म यूज की गई है वो है असुविधाग्रस्त समूह। क्या है, असुविधाग्रस्त समूह, जिसको वंचित समूह कहा गया है। क्या कहा गया है, वंचित समूह। इसको ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है वंचित समूह। काफी बार इससे क्वेश्चन आता है और इसमें मिस्टेक होती है। देखो दुर्बल वर्ग तो आपको नाम से पता चल रहा है कि यानी कि दुर्बल का मतलब क्या, कमजोर, कौन आज के टाइम में जिसके पास पैसा नहीं है। तो दुर्बल वर्ग में उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा जिनकी फैमिली इनकम की बात कर रहा हूं वो लेस देन है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से अगर एनुअल इनकम की बात करें, सालाना आय जो है एनुअल इनकम उनकी 2.5 लाख से कम है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा दुर्बल वर्ग में। लेकिन असुविधाग्रस्त समूह में किस किस को कंसीडर किया जाएगा, जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। ऐसा बच्चा जो अनाथ है जिसके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ बालक, बालक का मतलब यहाँ बालक और बालिकाएं दोनों ही हैं, आपको मैंने ये उसमें 2009 में भी बताया था कि यहाँ कोई आपको ऐसा जेंडर को लेके नहीं सोचना। बालक किसको बोला गया है, सभी पूरे ओवरऑल स्टूडेंट्स को बोला गया बालक। तो अनाथ जो बालक हैं उनके लिए भी हैं। और फिर एचआईवी या कैंसर, इसको ध्यान से समझना, एचआईवी या कैंसर से पीड़ित या तो बालक खुद हो, या तो बालक खुद इनसे पीड़ित हो,
या फिर उनके पेरेंट्स भी अगर हैं तो भी बच्चे को इस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिससे कि उसको स्पेशल और ज्यादा जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सके, है ना। तो एचआईवी या कैंसर से प्रभावित या तो बालक खुद होगा, या फिर एचआईवी या कैंसर से प्रभावित उसके पेरेंट्स होंगे या गार्जियंस होंगे, तो इनको भी आपके डिप्राइव्ड ग्रुप जो है, यानी कि वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह के अंदर रखा जाएगा। 3 हो गए। उसके बाद याद रखना है आपको, युद्ध युद्ध में अगर कोई लेडी विधवा हुई है, विडो हुई है, यानी कि उसका जो हस्बैंड है वो आर्मी में सर्व कर रहा था, तो युद्ध में जो विधवा हुई है, अगर किसी की वहां पे वो शहीद हो गए हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी इसमें रखा जाएगा, जिससे कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो युद्ध विधवा के बालक, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर आ जाएंगे निःशक्त बालक, जिसको हम डिसेबल या स्पेशली एबल्ड कह सकते हैं। स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, निःशक्त बालक आ जाएंगे। अब इसमें कौन सा नियम है, इसमें आपको पता है निःशक्त जन का अधिनियम 1995 के अंदर उसकी जो निःशक्तता है वो उसमें वेरीफाई होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि सर मेरी उंगली कट गई, मैं निःशक्त बालक बन गया, चलो जी मुझे बेनिफिट दे दो, ऐसा नहीं है। जो अधिनियम बना हुआ है निःशक्त जन 1995 का अधिनियम, उसके अंदर आपका जो अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता समान अवसर का अधिनियम है, उसके अंडर ये आना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो बैकवर्ड कैटेगरीज में आ जाती हैं, पिछड़ा वर्ग है, बहुत अत्याचार हुए हैं किसी टाइम पे, तो पिछड़े वर्ग की यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम हो, पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम हो, उनको इसमें कंसीडर किया जाएगा। और फिर आपके एक आ जाते हैं ऐसे बच्चे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो आपके स्टेट लेवल पे या आपके ग्रामीण या शहरी विभाग द्वारा जो बीपीएल तैयार किया जाता है आपका, बिलो पॉवर्टी लाइन, उस सूची में उनका नाम हो। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे अच्छा रहेगा। तो असुविधाग्रस्त में दुर्बल वर्ग में तो सीधा आपका 2.5 लाख से इनकम लेस वाले सारे आ गए। यहाँ पे आपके SC ST आ गया, अनाथ बालक आ गए, HIV कैंसर से पीड़ित बच्चा खुद हो या पेरेंट्स हो, युद्ध और विधवा के बालक आ गए, युद्ध विधवा जो हुए हैं उनके बालक आ गए, निःशक्त जन आ गए, इसमें पिछड़ा वर्ग आ गया जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, हालांकि ये यहीं पे आपकी आ जाएगी कैटेगरी, है ना। और बीपीएल वाले तो आपके आ ही गए। तो इन सबको देखो, यहाँ भी पूछा हुआ था SC ST, विकलांग, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इनको रखा जाएगा सर वंचित समूह में, डिप्राइव्ड ग्रुप्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा देखो टाइम लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा यार 20 मिनट हो गए, अभी तक 6 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन चीजें आपको मैंने काफी बता दी। फायदा देखो तभी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने का मतलब यही है। आरटीई 2011 का जो नियम है राजस्थान का, उसमें एक बच्चा अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है यदि वह विद्यालय में देरी से प्रवेश लेता है। तो देखो एडमिशन तो देना पड़ेगा, ये चीज हमने एडमिशन वाली पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा अगर वो लेट आता है तो भी। ये बात किसमें की गई है, आरटीई 2011 की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नियम संख्या है 13। नियम संख्या 13 में इस बात का उल्लेख किया गया है, नाम है इसका, इसको बोला जाता है विस्तारित प्रवेश। विस्तारित प्रवेश, एक्सटेंडेड एडमिशन, एक्सटेंशन दिया जाता है एडमिशन में डेट के हिसाब से। प्रवेश तिथि के 6 महीने तक उसको एडमिशन दे सकते हो आप, लेकिन 6 महीने के बाद भी देने का प्रावधान है। 2009 में पढ़ाया था मैंने, आरटीई 2009 कहती है कि पेपर से जस्ट पहले तक बच्चे को एडमिशन दिया जा सकता है अंडर एक कंडीशन। कंडीशन क्या है, उस बच्चे को आप विशेष प्रशिक्षण देंगे, विशेष प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि अब बच्चा लेट आया है तो उसको पास करवाने की जिम्मेदारी भी तो टीचर की होगी, ठीक है ना, पास भी करवाना पड़ेगा टीचर को। तो विस्तारित प्रवेश तो आपने दे दिया, लेकिन आपको उसको विशेष प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। और विशेष प्रशिक्षण की जो बात है इसको अलग से किया गया है, किसमें, नियम संख्या 6 में। नियम संख्या 6 में विशेष प्रशिक्षण की बात की है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हालांकि जो नियम 6 है आपका, यहाँ पे ये जो विशेष प्रशिक्षण है ये उन बच्चों के लिए भी होगा जो थोड़े से पीछे रह गए हैं स्टडीज में, रेमेडियल टीचिंग करनी होगी, उससे पहले डायग्नोस टेस्ट जो है वो रन करने होंगे, वो सारी एक अलग चीज है, वो बाद में कभी बात करेंगे। तो नियम 6 में तो विशेष प्रशिक्षण का मतलब उन सभी चीजों से आता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जो विशेष प्रशिक्षण की बात की गई है वो उसकी एक्सटेंडेड एडमिशन के रिगार्डिंग की गई है। तो यहाँ पे पूछा गया ये जिम्मेदारी किसकी है, क्या ये अध्यापकों द्वारा दिए गए विशेष प्रशिक्षण से हो सकता है। देखो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, टीचर्स ही तो देंगे विशेष ट्रेनिंग, उसको विशेष प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही ठीक हो गया। आगे फिर भी पढ़ लेता हूं मैं। ये कह रहा है देर से प्रवेश के लिए माता पिता जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना होगा। जी नहीं, पेरेंट्स को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते, ना बच्चे को कर सकते। निजी कोचिंग की मदद से इच्छा सबकी है लेकिन ये काम करना नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा करने की जरूरत नहीं है, जी नहीं, ऐसे तो बच्चा फेल हो जाएगा, फिर आप ही को सरदर्दी उसकी भी लेनी होगी कि बच्चे को एडमिशन दे दिया लेकिन पास तो आपको ही करवाना पड़ेगा, पढ़ाना आपको ही पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी।
आरटीई 2011 का जो अधिनियम है इसके अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार की जाएगी। किसको की जाएगी? तो पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, ये प्रतिपूर्ति क्या है। प्रतिपूर्ति सभी जानते हो, रीइंबर्समेंट जिसको हम बोल देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको जो आपकी सब्सिडी एक तरीके से आप कह सकते हो, हालांकि वो छूट में आ जाती है, लेकिन प्रतिपूर्ति का मतलब इसमें क्या है कि आपको जो है, आपको पता है आरटीई 2009 का मैंने एक नियम सिखाया था। आरटीई 2009 के अंदर मैंने आपको धारा बताई थी 3। धारा 3 को हमने याद किया था, धारा 3 मतलब फ्री। आरटीई की बात कर रहा हूं 2009 की। 3 का मतलब फ्री, कि फ्री उसको क्या है, पढ़ाना होगा। इसके अलावा फ्री उसको पढ़ाना होगा। इसके अलावा हमने बात की थी धारा 12 के अंदर। 12 को कैसे याद करवाया था? 12 24, 24 का मतलब 25। यहाँ पे आपको मैंने बताया था 25%, 25% सीटें जो है वो आपको रिजर्व रखनी होगी, जो आपके जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अच्छी नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए 25% आपको रिजर्वेशन रखना होगा, चाहे आपका प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो। गवर्नमेंट में तो वैसे भी आपकी फीस नहीं लगती है, प्राइवेट के अंदर स्पेसिफिकली ये बात की गई है कि फर्स्ट क्लास में, पहली कक्षा में 25% बच्चे जो हैं वो आपके इस तरीके से एडमिशन वाले होने चाहिए। अब जो स्कूल है उसका तो खर्चा लग रहा है, तो उस स्कूल को क्या किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, तो उसको बोला गया है यहाँ पे प्रतिपूर्ति। तो स्कूल का खुद का कोई खर्चा नहीं लग रहा है, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो तो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। लेकिन अब इसमें डाउट आता है कि सर कोई स्कूल तो 1 लाख रुपए फीस लेता है, कोई स्कूल 20,000 में भी पढ़ा रहा है, तो फिर सरकार क्या अलग अलग फीस देगी? जी नहीं, इसमें सरकार का एक नियम है, इसमें सरकार का एक रूल है, एक फॉर्मूला है कि कितने बच्चे को पैसे दिए जाएंगे, उसका क्या फॉर्मूला है वो देखना। इसको फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बोला जाता है प्रति बालक व्यय कितना हुआ है आपका। आपके जो एक्सपेंस हैं वो कितने हो रहे हैं एक बच्चे की स्टडी पे, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका एक फॉर्मूला है। तो उसमें क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में कुल खर्च जो हो रहा है एजुकेशन पर, एक किसी पर्टिकुलर सरकारी स्कूल में कुल खर्च जो हुआ है प्रारंभिक शिक्षा पर स्पेसिफिकली, क्योंकि फर्स्ट क्लास में एडमिशन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रारंभिक शिक्षा पे जो कुल खर्च हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 1 से 8 तक जितने भी बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है उससे। 1 से 8 तक नामांकित बालक की संख्या, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक स्कूल में एक शैक्षणिक सत्र में जो खर्चा आया है स्कूल को चलाने का, वो मान लो 20 लाख रुपए है। कितने हैं? 20 लाख रुपए। और उस स्कूल में बच्चे कितने हैं? 200 बच्चे हैं मान लो। अब 20 लाख रुपए है यहाँ पे, 20 लाख रुपए, 200 बच्चे, हालांकि मैंने ज्यादा ले लिए शायद पैसे यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना है मुझे। तो प्रति बच्चे जो खर्चा आया है, प्रति बालक जो खर्चा आया है वो कितना आया है? 10,000 रुपए आया है। 10,000 रुपए प्रति बालक जो व्यय है वो हो रहा है, इतनी ही प्रतिपूर्ति की जाएगी जितने बच्चों का एडमिशन इसके अंदर किया जाएगा। तो प्रति बालक व्यय का ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, कैसे एक्सपेंस निकाला जाता है। अब ये जो प्रतिपूर्ति है, रीइंबर्समेंट है, ये होता कब है? प्रतिपूर्ति जो है ये मिलती कब है, कब कब इसका रूल है, इसके संबंध में भी नियम है। वर्ष में 2 बार ये प्रतिपूर्ति की जाएगी। कौन कौन से मंथ्स के लिए की जाएगी इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार डिटेल में। तो पहली जो प्रतिपूर्ति है उसका जो मंथ है वो अप्रैल से सेशन स्टार्ट माना जाएगा, अप्रैल से अगस्त तक। एक प्रतिपूर्ति तो आएगी अप्रैल से अगस्त तक। अब अगस्त के बाद आपका जो आता है सेकंड आपका आ जाएगा अगस्त सितंबर, तो सितंबर से आपकी मार्च तक, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो एक आपका ये माना जाएगा टर्म, एक आपका टर्म ये माना जाएगा। और इनकी जो प्रतिपूर्ति है वो मिलती कब है? इस महीने की, इस ड्यूरेशन की जो प्रतिपूर्ति है वो तो आपको मिलेगी सर अक्टूबर में। कब मिलेगी? अक्टूबर में स्कूल को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, स्कूल को, है ना। और जो दूसरी प्रतिपूर्ति है ये आपकी मार्च में एंड हो रही है, और ये आपकी आएगी अप्रैल मई जून, जून में आएगी, 2 महीने इसमें भी लगा दो। तो ये प्रतिपूर्ति जून में मिलेगी, सितंबर से लेके शैक्षणिक। अब यहाँ मैंने हालांकि मार्च लिख दिया, लेकिन आप इसको ये समझ के चलना कि जो सत्र की समाप्ति हो रही है तब तक की, अब वो समाप्ति कब होती है एग्जाम के हिसाब से देखा जाएगा, सत्र की समाप्ति तक सितंबर से जून में प्रतिपूर्ति की जाएगी। अप्रैल से अगस्त तक का जो आपका एक टर्म लिया गया है, ड्यूरेशन लिया गया है, इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी आपकी अक्टूबर में। और ये प्रतिपूर्ति होती कैसे है उसका मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है। अब ये कैसे होगी, इसका नामांकन कौन करेगा? स्टूडेंट्स का, कि कितने स्टूडेंट है कैसे नहीं है, कोई इसमें गोली ना दे जाए। कुछ स्कूल वाले ऐसे कर लेते हैं प्राइवेट वाले कि भैया एडमिशन तो दिखा दिया कि हमने 20 बच्चों का एडमिशन दिया पहली कक्षा में 25% के अंदर, और ऐसे फर्जी नाम दिखा दिए।
सरकार से भी पैसा ले लिया, बच्चों से भी फीस ले ली। तो ऐसा काम ना हो, ये कौन ध्यान रखेगा? सीबीओ। सीबीओ कौन होता है? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। आपका बीईओ के आगे सी लगा दिया, ये चीफ बना दिया इसको, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आपका, यानी कि ब्लॉक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, ये फुल फॉर्म सारी मैनेजमेंट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो लिख लेंगे, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। सीबीओ की मैं बात करूं तो सीबीओ जो है वो नामांकन को सत्यापित करेगा, नामांकन को सत्यापित। तो सीबीओ जो है यहाँ पे उनके नामांकन का, एनरोलमेंट का सत्यापन करेगा, वेरीफाई जो करेगा वो सीबीओ करेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ भी आपका अच्छा प्रश्न बन सकता है कि विद्यार्थियों के नामांकन का सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, सीबीओ द्वारा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा, या एसएमसी के सचिव द्वारा। हालांकि एसएमसी का जो सचिव है वही आपका पदेन प्रधानाध्यापक होता है, आगे एसएमसी में बताऊंगा। अगर किसी ने याद कर रखा है तो वो कहेगा ये क्या बता दिया सर ने, गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा जी, बता दिया मैंने आपको, सेम ही दोनों चीजें हैं, मैंने यूज कर लिया उसको। ठीक है, तो वर्ष में 2 बार देखो प्रतिपूर्ति की जाती है। कब कब की जाती है सर? आपकी एक तो अक्टूबर में की जाएगी, एक जून में की जाएगी। जून वाली है सितंबर से सेशन एंडिंग तक, अप्रैल से अगस्त वाली की जाएगी आपकी अक्टूबर में, और ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी जो गणना है वो कौन करता है, ये जो प्रति बालक व्यय का फॉर्मूला तो सर आपने बता दिया, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करेगा कौन? ऐसे थोड़ी अभी स्कूल में सुमित सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स टीचर ने सुमित सर को कह दिया सर आप मैथ्स को ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दे दो, कितने बच्चों पे पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये काम ऐसे नहीं होता भी मैथ्स के टीचर को बुला के काम करवा लिया। इसके लिए अलग से कमेटी है। उस कमेटी का नाम क्या है सर? कमेटी का नाम है राज्य स्तरीय समिति होती है, राज्य स्तरीय एक समिति है, स्टेट लेवल की कमेटी है। वो इस कैलकुलेशन को करेगी कि पर स्टूडेंट कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है और कितनी प्रतिपूर्ति आपको करनी है। तो साल में 2 बार ये प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रति बालक जो व्यय की गणना है वो कौन करता है? एवरी ईयर, प्रति वर्ष करेगी कौन? आपकी राज्य स्तरीय समिति करेगी। और इसकी जो बैठक है, अब इसमें भी कुछ सदस्य होंगे, है ना। अब इसकी जो बैठक है, कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे, ये आपकी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा स्लाइड में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी बैठक। बैठक पूछी जा सकती है कब कब होती है, तो इसकी बैठक प्रति वर्ष मई माह में होगी। कब होगी सर? मई माह में। तो मई माह में कैलकुलेशन करके पहली उसको जो प्रतिपूर्ति है वो जून में कर दी जाएगी, दूसरे वाली की जाएगी आपकी अक्टूबर में। हालांकि यहाँ मैंने फर्स्ट लिख दिया है ये पहले वाली प्रतिपूर्ति, ध्यान ऐसे रख लेना, क्योंकि मई में उनकी बैठक हो रही है तो उसी में डिसाइड होगा ना कितना एक्सपेंड हो रहा है कितना नहीं हो रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी चीजें हैं किसमें, कौन से नियम में इसकी बात की गई है? नियम है ये 11, नियम संख्या 11 है आरटीई एक्ट 2011 के अंदर। 11 का नियम 11 क्या कहता है? 11 का नियम 11 क्या कहता है कि प्रतिपूर्ति करनी है, राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी, प्रति बालक व्यय की पुनर्भरण किया जाएगा। तो अब ये जो प्रतिपूर्ति है 2 बार किसको की जाएगी? क्या ये स्थानीय प्राधिकारी को दी जाएगी? जी नहीं, विद्यालय को दी जाएगी। बिल्कुल सही है, विद्यालय को डायरेक्ट ये प्रतिपूर्ति भेजी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं देंगे, प्राचार्य को नहीं देंगे, सीधा ये जो है स्कूल के अंदर आपका आएगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लेना। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमारे पास इसमें क्या है, 8th हमारा हो गया कंप्लीट। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया, थोड़ा ज्यादा सर भारी हो गया होगा जिसने पहली बार पढ़ा है। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी 2009 का क्वेश्चन डाल दिया, स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो आपको पता है प्राथमिक का मतलब हो गया सर 1 से 5 और उच्च प्राथमिक का मतलब हो गया आपका 1 से 8। अब यहाँ पे कितने कितने घंटों की अगर बात करूं, कितने दिनों की मैं बात करूं, उसकी बात कर लेते हैं। 1 से 5 कक्षा तक 200 दिन का कार्य है आपका और 6 से 8 का है 220 दिन। घंटों की बात करें तो यहाँ पे आपके कुल कितने घंटे हैं सर? 800 घंटे हैं। यहाँ पे कुल आपके हो जाते हैं 1000 घंटे। ये चीज भी आपको याद है, किसी को कोई डाउट इसमें? वीकली अगर मैं बात करूं, वीकली कितने घंटे टीचर को देने हैं? 45 आवर्स वीकली जो है आपको स्कूल में देने होंगे। अब उसमें आपके जो प्रिपरेशन आवर्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेशो की बात करें, स्टूडेंट टीचर रेशो, तो यहाँ 30:1, यहाँ आपका हो जाता है 35:1। फिर उसमें अलग अलग
चीजें हैं कि 200 से ऊपर हो गए, 150 से ऊपर हो गए, कब 40 करना है, कब 35 करना है, वो सारी चीजें आपको अलग से मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे उनका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पूछा है हमसे प्राथमिक के लिए, प्राथमिक होता है 1 से 5। दिनों की बात की है तो सर 200 दिन उनका कार्य है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, 19 नहीं है, 9 है ये, 2009 का दोबारा एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा है, न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं। तो प्रति सप्ताह मिनिमम कितने हैं, अभी आपको बताया है 45 घंटे का कार्य आपको करना होगा, मिनिमम 45 आवर्स। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th में हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूल लेक्चरर जनरल जो पेपर होता है आपका फर्स्ट पेपर 2020 में। क्या कह रहा है, राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट के नियमों का सही नाम क्या है। तो सीधा सा मैं ईयर पकड़ लेता हूं 2011, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको ये करवाया था आज की क्लास का, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कब लागू हुआ था, 29 मार्च 2011 को। गजट में कब पब्लिश हुआ था, 30 मार्च 2011 को। ड्राफ्ट कब बन के तैयार हुआ था, 2010 में। कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं, तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे। अभी आपको बताया है कक्षा 1 में, फर्स्ट क्लास में आपको 25% जो स्टूडेंट्स हैं, 25% जो स्टूडेंट्स हैं इनका फ्री एडमिशन होता है, जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये जो 25% है उसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स डाल दी क्वेश्चन में कि एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं, यानी ये जो 25% एडमिशन किया है वो 10 स्टूडेंट्स का किया है, तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 25% पे 10 स्टूडेंट है तो 100% पे कितने स्टूडेंट हो गए सर, 40 हो गए। सीधा सा हिसाब है, 4 से गुना कर दिया। 25% का मतलब अगर 10 है तो 50% का मतलब 20 हो गया, 75 का मतलब 30 हो गया, 100 का मतलब 40 हो गया। ठीक है, सिंपल सी मैथ्स है। तो 100% का मतलब उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, उस क्लास में सर टोटल 40 बच्चे हैं। इन 40 में से सर 10 बच्चे तो इस रूल के अकॉर्डिंग एडमिशन लेके आए हैं और 30 बच्चे जो हैं वो सामान्य प्रवेश के हैं। तो यहां हमसे केवल सामान्य प्रवेश पूछा है। 40 तो हो गए टोटल, 30 हो गए आपके सामान्य प्रवेश के जो जनरल एडमिशन नॉर्मल एडमिशन होता है, और ये जो 10 हैं वो फ्री वाले हैं, 25% वाले हैं ये। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया। तो हमसे सामान्य का पूछा है, तो ऑप्शन सी मेरा 30 वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछना चाह रहा है 13 में, 13 में कह रहा है आरटी एक्ट 2011 के अनुसार राजस्थान के विद्यालयों में जो एसएमसी है उसका अध्यक्ष कौन होता है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ एसएमसी कैसे काम करेगी, कौन से चैप्टर में है, और फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कौन से भाग में है, 2011 की बात कर रहे हैं, 2009 में तो 21 में एसएमसी बनाई थी, आपको पूरा रूल समझाया था। यहाँ जो एसएमसी है वो भाग 2 में आ जाती है। भाग 2 में किसकी बात करते हैं, एसएमसी। अगर किसी को लग रहा है क्या एसएमसी एसएमसी कर रहे हो सर, तो एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बहुत ही अच्छी अवधारणा है। क्या इसमें इंप्रूवमेंट होती है, कौन इसको देखता है, कितने मेंबर्स होते हैं, सारी चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाग 2 है, लेकिन नियम संख्या 3 4 5 3 आते हैं इसमें, 3 नियम आते हैं। तीनों नियम पहले बता देता हूं। तीसरे नियम में तो आएगी इसकी संरचना क्या है और इसके कार्य क्या हैं। इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या हैं। फिर 4 में ये जो कार्यकारी समिति है, वर्किंग कमेटी है, उसकी हम बात करेंगे कि कैसे काम करती है, कितने मेंबर्स होते हैं, किस किस को पदेन सदस्य माना गया है, कौन इसमें इलेक्टेड होते हैं, कैसे काम होता है, सब समझाऊंगा। फिर ये जो विद्यालय योजना तैयार करेंगे उसमें क्या क्या चीजें इनके अंडर में आती है, कौन कौन सी पावर्स है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेना एसएमसी, नोट्स मेकिंग पैटर्न में बता रहा हूँ, नोट्स आराम से आप बना सकते हो। एसएमसी की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका नियम 3 है, नियम 3 जो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि संरचना और कार्य इसमें आती है एसएमसी की। तो यहाँ पे एक तो इसकी संरचना कब कब की जाएगी, गठन कब किया जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका क्या किया जाएगा सर, पुनर्गठन किया जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसकी जो साधारण सभा है, देखो इसमें 2 मीटिंग के क्वेश्चन आते हैं और बड़ी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो एक तो है इसकी साधारण सभा, साधारण सभा की जो मीटिंग है वो अलग बात करेंगे, और जो दूसरी मीटिंग है उसकी अलग बात करेंगे। आगे बताऊंगा तब आपका कंपैरिजन हो जाएगा। साधारण सभा की अगर मैं बात करूं तो साधारण सभा के लिए क्या रूल है कि इनकी मीटिंग कब होनी चाहिए, 3 माह में कम से कम 1 मीटिंग होनी चाहिए। 3 माह में
कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए इनकी सर। 3 माह में कम से कम एक मीटिंग इनकी होनी चाहिए। बैठक जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना, बैठक की बात कर रहा हूँ, कम से कम एक बैठक। और इसके लिए भी रूल है, कब होगी ये बैठक? ये होगी सर आपकी अमावस्या को। क्वेश्चन आया भी हुआ, आई थिंक ये रीट में ही आया हुआ है 2000, जो अभी लास्ट जो भर्ती हुई थी 18 में था, पता नहीं कब था, 22 में था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अमावस्या को कब कब की जाती है? पूर्णिमा को, अमावस्या को, महीने की 15वीं तारीख को, और ऐसे करके उसमें ऑप्शन थे, या पहले रविवार को, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे, तो अमावस्या आपको करेक्ट करना है। 3 माह में कम से कम एक बैठक करनी होगी। साधारण सभा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मेंबर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे मेंबर्स होते हैं, कैसे इसकी कार्यकारी कमेटी बनेगी, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ नियम संख्या 4 में। तो सबसे पहले देखो हेडिंग लगा ली होगी आपने, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 16। कितने सदस्य होते हैं? 16। इन 16 सदस्यों में से दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 50%, कि 50% इसमें कम से कम आपको महिलाएं रखनी होगी, मिनिमम है ये तो, मिनिमम है। 50% महिलाएं रखनी होगी। 16 में से 8 आपकी महिलाएं हो जाएगी, बाकी 8 आपके पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। तो कमेटी में 50% महिलाएं कर दी, सबका मन लगा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 16 सदस्यों में से 50% महिलाएं हैं। दूसरा यहाँ पे मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन 11+5। अब ये 11+5 क्या है? इन 11 के अंदर आएंगे सर अभिभावक। यानी कि एक रूल तो ये हो गया कि 50%, यानी कि 8 तो कम से कम महिलाएं होनी ही चाहिए। और दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि इन 16 में से 11 तो अभिभावक होंगे, पेरेंट्स होंगे, बाकी के 5 अन्य होंगे। तो पहले ये अन्य आपको समझा देता हूं कौन होते हैं। इसके अंदर आपके दो तो होते हैं पदेन सदस्य, दो तो होते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? 1 होता है। और मनोनीत कितने होते हैं? 2 बच गए। यानी कि इन 16 में से 5 मेंबर जो हैं वो आपके अभिभावक के अलावा हैं। ये 11 तो अभिभावक होंगे, ये 5 अलग है, जिसमें से 2 तो पदेन हैं। पदेन सदस्य का मतलब ये है कि उन लोगों की अपनी कोई एक ओरिजिनल पोस्ट है, उसके अलावा अलावा इसका भी कार्यभार उनको संभालना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन आते हैं? एक पदेन सदस्य तो आपका आ जाएगा वार्ड पंच, पार्षद जो हो गया आपका, पार्षद जिसको कह देते हैं आजकल, वार्ड पंच या पार्षद। एक तो वो हो गया, अभी वो पार्षद तो है लेकिन वो एसएमसी का सदस्य भी होगा। एक तो उसका ये पदेन सदस्य हो गया। 2 पदेन सदस्य बताएं। दूसरा कौन हो गया? दूसरा पदेन सदस्य जिसको सदस्य सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सदस्य सचिव। एसएमसी का सचिव कहने का मतलब कौन हो गया? आपका प्रधानाध्यापक हो गया, संस्था प्रधान हो गया। यहाँ पे संस्था प्रधान लिख लो, जहां प्रधानाध्यापक है प्रधानाध्यापक, जहां प्रधानाचार्य है प्रधानाचार्य। डिफरेंस दोनों में मैं बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ संस्था प्रधान लिख देता हूँ। संस्था प्रधान यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सचिव हो जाएगा। निर्वाचित जो है ये कौन है? निर्वाचित होगा एक टीचर। स्कूल में जो टीचर्स हैं जनरली जो सीनियर टीचर होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है, बट यहाँ पे क्या कर दिया इसका, एक अध्यापक जो है वो निर्वाचित होगा। और ये अध्यापक में महिला को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि 8 महिलाएं भी पूरी करनी है ना। तो एक महिला तो देखो यहाँ हमने कर दी, महिलाओं का इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरी नहीं है हो, बट प्रेफरेंस दे सकते हो आप अगर मिल जाए तो। ठीक है जी, प्राथमिकता दे दी। बाकी के जो 2 सदस्य हैं उनको कौन मनोनीत करेगा? इनको 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा आपका एमएलए, आपकी कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए। एमएलए क्या होता है आपका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कह देते हैं विधायक। तो विधायक जी जो हैं वो आपके 2 सदस्य को मनोनीत करेंगे। इसमें भी नोट लगा के लिख लेना, इन 2 के अंदर भी आपकी एक जो है कम से कम महिला होनी चाहिए। दोनों महिलाएं हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कम से कम एक महिला आपको इसमें करनी होगी। उसके बाद ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि इन 16 में 50% महिलाएं, 11 अभिभावक, 5 में से 2 पदेन, 1 निर्वाचित, 2 मनोनीत। उसके अलावा इस 16 सदस्यों में एससी एसटी का भी समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एससी एसटी का भी समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, समुचित प्रतिनिधित्व, ठीक है, एससी एसटी का। ये चीज आप याद रख सकते हो। एक आपको ये बताया है, दूसरा आपको ये मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया है 11 से 5, और ये आपकी हो गई महिलाएं। अब बात करते हैं सर आगे। आगे और कुछ बच गया जी? बहुत कुछ बच गया। अभी ये जो 11 सदस्य हैं ये भी तो पूरे करने हैं मुझे। अब ध्यान रखना, एसएमसी की अगर हम बात करते हैं तो एसएमसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष जो हैं और उपाध्यक्ष जो हैं ये दोनों ही आपके अभिभावक होते हैं। जो पेरेंट्स होंगे उन्हीं में से किसी को
अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हीं में से किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अब टोटल आपके जो पीछे बच गए वो आपके नॉर्मल मेंबर्स हो गए। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, टोटल सदस्य हैं सर 16, जिसमें से 11 अभिभावक होने चाहिए, 2 होते हैं पदेन, 2 होते हैं मनोनीत, 1 होता है निर्वाचित। निर्वाचित में महिला को प्राथमिकता दी जाएगी, मनोनीत एमएलए करेगा, उसमें से भी एक महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 होते हैं पदेन, एक आपका पार्षद हो गया, उस जगह का जहां स्कूल है उसी वार्ड का पार्षद हो जाता है, और एक आपका संस्था प्रधान जो है उसको सचिव बना दिया जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें तो अभिभावक होते हैं, बाकी आपके मेंबर्स हो गए। 50% महिलाएं करनी है, 2 महिलाएं हमने यहाँ पूरी कर दी, बाकी महिलाएं इसके अंदर हो जाएगी, जो बचा हुए 9 है उसमें। SC ST का भी इसमें समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या ये सारी बात समझ में आ गई? अच्छा, बैठक की अगर मैं बात करूं, देखो ये बात कर रहे हैं एसएमसी की बैठक की, ये है साधारण सभा। साधारण सभा की जो बैठक है वो मैंने आपको बताई थी, साधारण सभा की बैठक होती है 3 माह में कम से कम एक बार, और वो भी कब होगी? अमावस्या को। लेकिन एसएमसी की अगर मैं बैठक की बात करूं तो एसएमसी की जो बैठक है ये महीने में एक बार अनिवार्य है। हर महीने में एक बार एसएमसी की जो बैठक है वो महीने में एक बार अनिवार्य है, और ये भी कब होती है सर? ये भी अमावस्या को होती है। चलो डाउट नहीं रहेगा, अमावस्या तो दोनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ पे जो बैठक मैंने आपको बताई है वो है एवरी मंथ, यहाँ जो है एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी दोनों ही अमावस्या को। अच्छा, और होगी कब बैठक? जब एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स जो हैं एसएमसी के वो प्रेजेंट होंगे। 1/3 मेंबर जिसको हम कह देते हैं गण पूर्ति होनी चाहिए, कितनी? 1/3। 1/3 गण पूर्ति का मतलब है 16 में 3 का भाग दे दो, यानी कि 5 से ज्यादा, कम से कम 6 मेंबर आपके वहां प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसकी बैठक होगी। ठीक है, तो ऐसा दिन डिसाइड हो जाएगा। हालांकि अमावस्या को करनी है, बैठना ही पड़ेगा, सभी लोगों को पता ही होती है डेट। फिर विद्यालय विकास योजना, जो मैंने आपको बताया, विद्यालय विकास योजना में ज्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा, बस एक ध्यान रख लेना, 31 जुलाई तक विद्यालय विकास योजना तैयार करनी है। 3 साल की योजना तैयार होती है, जिसमें तीनों साल की उप योजनाएं होती है, हर साल की अलग अलग। ठीक है, इसमें आपका वित्तीय वर्ष जो है उसके हिसाब से ये गणना की जाती है। और ये मैंने आपको चलो सारी चीजें बता दी। 3 महीने वाला भी मैंने आपको बता दिया। साधारण सभा का जो आपकी योजना वाली बात है वो साधारण सभा से रिलेट कर लेना, और आपके तीनों नियम जो है मैंने बता दिए। हाँ, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे पूछा क्या था, काफी डिटेल बता दी, अब क्वेश्चन ना रह जाए हमारा। पूछा है कि एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो सर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। जो प्रधानाचार्य है वो सर संस्था प्रधान, इसको सचिव बना दिया जाता है, ये पदेन होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था अध्यक्ष कौन होता है, तो अभिभावकों में से ही कोई एक अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मत सोचना वीडियो बहुत बड़ी होगी, लास्ट में कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हेडमास्टर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। कह रहा है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया था। एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किस कक्षा में पीछे ले जाने हेतु कौन सक्षम है? तो देखो पहले तो 2009 में ये बात की गई थी, फेल नहीं कर सकते। धारा 16 के अंदर ये बात की गई थी। धारा 16 में ये बात की थी नहीं की थी? बता दो मुझे, आपको मैंने बताया था 16 को डिवाइड करेंगे 2 से 8, यानी कि आप 8th तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते। 8 यानी कि ठाठ बाट आपको याद करवाया था। 16 8 ठाठ बाट, ठाठ बाट किसके हैं? बच्चों के हैं। तो बच्चों के ठाठ बाट है, यानी उनको आप फेल नहीं कर सकते। नो फेल अप टू क्लास 8th। 10th और 12th में तो देखो पास करना ही पड़ेगा बच्चे को, बोर्ड की परीक्षा है। लेकिन इसके अंदर फिर नो डिटेंशन नीति लाई गई 2019 में। नो डिटेंशन नीति में ये बोला गया कि भाई साहब अगर सरकार चाहे स्टेट लेवल को बोल दिया गया, नो डिटेंशन गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। नो डिटेंशन नीति में ये बोली गई बात, नो डिटेंशन नीति में ये बात बोली गई कि भाई साहब अगर सरकार चाहती है तो वो बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि किस कक्षा में पीछे ले जाने हेतु ये निर्णय कौन करेगा? क्या ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद निर्णय करेगा? जी नहीं। बाल संरक्षण अधिकार? जी नहीं। समुचित सरकार? जी हाँ बिल्कुल। समुचित सरकार में आपको पता है राज्य सरकार भी आती है, आपकी केंद्र सरकार भी आती है। तो सरकार ये डिसाइड करेगी कि हमारे स्टेट में जो हमको नियम है वो कैसे बनाना है। क्या मैं उसको बच्चे को फेल करना चाहता हूँ, 5th और 8th की परीक्षा लेना चाहता हूँ या नहीं? तो इसका जो ऑप्शन है मेरा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 में क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने आ गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान के निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब निःशुल्क पढ़ सकेगी। तो देखो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस हिसाब से क्योंकि करंट का क्वेश्चन बन गया था। नियम इसके अंदर क्या है ध्यान से समझेंगे। किया गया था ये 2020 में, ये जो संशोधन है 2020 में किया गया था। पहले क्या था, कक्षा 8 तक किया हुआ था कि कक्षा 8 तक जो है बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी। लेकिन बालिकाओं के लिए अब राजस्थान में क्या कर दिया गया है, अमेंडमेंट करके निजी स्कूलों में भी अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं वो निःशुल्क पढ़ सकेगी। आपकी कौन सी कक्षा तक? 12th तक।
और ये जो निःशुल्क निजी स्कूलों में बात कर रहे हैं, ये वही रूल है 25% वाला। पहले ये था ना 6 से 14 साल तक उसको पढ़ाना है, यानी कि कक्षा 8 तक पढ़ाना है। अब उसमें 4 और ऐड कर दो, 18 पूरे कर दो, यानी कि कक्षा 12वीं तक के लिए ये संशोधन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या बात की गई है? कह रहा है कि राजस्थान आरटी नियम 2011 जो है, प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया किसको की जाएगी, विद्यालय को की जाएगी। कब कब की जाती है, कब नहीं, पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। पहला जो है आपका वो मिलेगा जून में, दूसरा मिलेगा अक्टूबर में, अप्रैल से अगस्त वाला मिलता है आपका अक्टूबर में, उसके बाद सितंबर से जो सेशन एंडिंग मार्च मान लो, वो मिलेगी आपको जून में। बैठक जो होगी उसकी राज्य समिति जो होती है वो डिसाइड करती है प्रति बालक व्यय कितना हुआ है, वो अपनी बैठक करेगी मई में। जून में प्रतिपूर्ति दे दी जाएगी, 2 बार विद्यालय को दी जाएगी। कैलकुलेशन कैसे होती है प्रति बालक व्यय की, वो आपको बता दी। टोटल एक्सपेंस जो है प्रारंभिक शिक्षा का पूरे स्कूल का, उसमें डिवाइड करते हैं हम किसका, टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स का, है ना। तो 16 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बालकों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? माता पिता की शिक्षा, जी नहीं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, जी नहीं। बच्चे की उम्र के हिसाब से किया जाता है एडमिशन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 18 में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है? पब्लिक स्कूल्स की विशेषताएं क्या है? आवासीय विद्यालय होते हैं, सुविधा युक्त होते हैं, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो देखो ऐसे एकदम हल्के लड्डू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि आप सीधा सीधा टिक कर सकते हो, है ना। तो 19 में क्या पूछा है? 25% सीटों का जो आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अतिरिक्त सुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए की गई है। कितनी है? ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्या पूछा है। ये 25% तो सबको पता है, लेकिन इसमें भी और डीप पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया कि इसमें जो रिजर्व्ड सीटें हैं ना, इसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त, यानी कि एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये सीटें रिजर्व है ही, लेकिन इसके अलावा जो असुविधाग्रस्त समूह है, जिसमें मैंने आपको बताया था एससी एसटी के अलावा कौन कौन आते हैं असुविधाग्रस्त समूह में, एचआईवी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, या उनके पेरेंट्स को एचआईवी या कैंसर हो, युद्ध में कोई विधवा हुई है उसका कोई बालक हो, बीपीएल में वो आता हो, या उस कोई स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो, तो ये सारे लोग जो हैं आपके इसमें आते हैं असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बालक। अब उनके आरक्षण की कितनी व्यवस्था की गई है इस 25% में, उसकी बात ये कर रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त। तो सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है बाकी बच्चों के लिए कितना रिजर्वेशन है एससी एसटी के अलावा। एससी एसटी के स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन है वो है आपका 7.5%, 7.5%। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। 19 का जो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के तात्पर्य कक्षा की कौन सी शिक्षा से? तो प्रारंभिक शिक्षा आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, 1 से 8 है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये इतना इजी क्वेश्चन अब कोई कह देगा, लेकिन ये भी गलत करके आते हैं बच्चे। ठीक है ना, प्रारंभिक को प्राथमिक समझ के 1 से 5 कर देते हैं, 1 से 5 कर देते हैं। कोई ऐसे महानुभाव होते हैं 6 से 8 कर देते हैं। ऑप्शन जबकि कौन सा करेक्ट होगा आपका? 1 से 8 होगा। ये तो आपकी प्राथमिक है, 6 से 8 हो जाएगी उच्च प्राथमिक। कलेक्टिव फॉर्म में इसको प्रारंभिक बोल दिया जाएगा। बेसिक एजुकेशन जो हमारी है 1 से 8 मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक महीने में कितनी बाल सभा का प्रावधान है? एक ही बाल सभा का प्रावधान है, एक महीने में, शनिवार को होती है, आप सबको पता है। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 22 में हमसे पूछा है राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? किस वर्ष में अधिसूचित किए गए आरटीई के नियम? 2011 में किए गए। कब लागू हुआ? 29 मार्च 2011 को राजपत्र में। 30 मार्च 2011 को ड्राफ्ट कब बना? 2010 को। कितने भाग हैं? 10। नियम कितने हैं? 29। खत्म, बस, बहुत इजी। चलो थोड़े से क्वेश्चन हो रहा है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस की स्लाइड रहती है, आपको पता है। आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं? तो बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है। कितने भाग हैं सर? 10 भाग हैं। 10 के 10 भाग के नाम मैंने आपको बता दिए। पहला भाग है आपका प्रारंभिक, दूसरा भाग है आपका एसएमसी, फिर तीसरे भाग में बात करेंगे किसकी? आरटीई की। अब सब चीजों को कौन मैनेज करेगा? आपकी गवर्नमेंट हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, स्थानीय प्रशासन हो गया, स्थानीय प्राधिकारी, और राज्य सरकार के उत्तरदायित्व। फिर आपका आ जाएगा स्कूल और टीचर्स की जिम्मेदारी। विद्यालय और शिक्षकों के बारे में जानकारी जो है वो इसमें 5 में है। फिर विद्यालय और शिक्षक के बाद उसके जो अध्यापक हैं उनकी कुछ योग्यताएं भी अच्छी होनी चाहिए, तो अध्यापक की जो योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है, उसकी बात की गई है 6 में। फिर 7 में किसकी बात की गई है? ये जो पाठ्यचर्या है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसकी बात की गई है। 8 की अगर मैं बात करूं तो शिकायतों का निवारण किया जाएगा। 9 में फिर आपके बाल अधिकार संरक्षण जो है उसकी बात की जाएगी, बालक के अधिकारों की बात की जाएगी।
और फिर आपका एंड कर देंगे प्रकीर्णन पे। ठीक है, तो ये आपके 10 भाग आपको मैंने बताए थे। इजी सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 24 में हमसे क्या पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरटी एक्ट 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना, अब विद्यालय विकास योजना आपकी एसएमसी में मैंने आपको पढ़ाया था भाग 2, याद रखना भाग 2 एसएमसी में मैंने आपको 3 नियम बताए थे, 3 4 5। 3 में उसकी संरचना और कार्य था, 4 में कार्यकारी समिति थी, 5 में था विकास योजना। ठीक है, क्या क्या है इसमें, कौन सी सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन योजनाओं के अंदर जो विद्यालय विकास योजना एसएमसी कार्य करेगी, कौन कौन सी योजनाएं उसमें बनाएगी, कौन कौन सी चीजें हैं देखना। सबसे पहले तो क्या करना है, प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए जो एनरोलमेंट है उसको चेक करेंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन, प्रत्येक वर्ष कक्षावार नामांकन, क्योंकि हर 2 साल में पुनर्गठन होता है, तो प्रत्येक वर्ष इसीलिए वर्ड यूज किया गया है कि दोनों साल में वो क्या करेंगे, कक्षावार नामांकन का चेकिंग होगी। ठीक है, पहला काम विद्यालय विकास योजना के अंदर। दूसरा काम कि जो टीचर्स हैं, कितने टीचर्स आपको चाहिए, कितने नहीं चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट की बात की जाएगी, क्योंकि 10% से ज्यादा आपको पता है खाली रख नहीं सकते। आरटी 2009 में भी आपको पढ़ाया था, आरटी 2009 में मैंने आपको पढ़ाया था कि 10% से ज्यादा जो टीचर हैं उनकी जो रिक्तियां हैं वो नहीं हो सकती। धारा 26 में आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा आप सभी को। फिर आ जाता है आपका थर्ड काम क्या है कि कोई भी आपको उपकरण चाहिए विद्यालय में, कोई भी उपकरण चाहिए, टेबल चाहिए, यानी कि जो उनकी भौतिक संरचनाएं हैं, भौतिक संरचना है स्कूल की, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब किताब किया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है किस चीज की नहीं है। जो भी फाइनेंस है, फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, जैसे आपकी बुक्स हैं, बुक्स चाहिए बच्चों को, यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है ना, इन सब के लिए भी कौन नजर रखेगा, एसएमसी का विद्यालय विकास योजना के अंदर आएगा जो बनाएंगे ये। फिर उसके बाद जो भी योजना बना ली हमने, इस पर साइन कौन करेगा, इस पर साइन करेंगे आपके एक तो अध्यक्ष, एक आपके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कर देगा, और आपका सचिव। अब यहाँ पे सचिव कौन होता है आपको मैंने बताया था एसएमसी का, अभी पढ़ा के आए हूँ, संस्था प्रधान, यानी कि जो हेडमास्टर आपका प्रिंसिपल है, संस्था प्रधान और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही ये कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। इन लोगों के क्या होंगे, साइन होंगे। जो ये योजना हमने बनाई है इन लोगों का इस पे क्या होगा, साइन होगा। और फिर ये साइन होके किसको भेजी जाएगी, सीबीओ को भेजी जाएगी कि ये हमने विद्यालय विकास योजना बनाई है, इतने हमारे पास एनरोलमेंट है, इतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ये चीजें हमें चाहिए, बुक्स यूनिफॉर्म की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो पूरा ब्यौरा जो है वो विद्यालय विकास योजना में तैयार करके भेजा जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, कौन सी सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं पे जोर देना। क्या कक्षावार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता योजना में आएगा, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता ये भी योजना में आएगा, कक्षावार नामांकन का प्राकलन ये भी उसी में आएगा, अनुमान, प्राकलन का मतलब अनुमान कितना चाहिए हमें, है ना। और बैंक और खातों के अभिलेख, तो ये हमें नहीं चाहिए। बैंक और खातों के अभिलेख से कोई विद्यालय विकास योजना का लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 में हमसे क्या पूछा, ये भी एक पीवाईक्यू लाया हूं आपके लिए शानदार। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी हैं, 85, तो सरकार को उस विद्यालय में कितने पद स्वीकृत करने होंगे। प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 की बात कर रहा है। इसमें स्टूडेंट रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है 30:1, यानी कि एक टीचर चाहिए आपको, एक टीचर चाहिए एट एवरी 30 चाइल्ड। 30 बच्चों पर आपको एक टीचर चाहिए, तो 85 बच्चों पर कितने टीचर चाहिए होंगे, 3 से आप इसको डिवाइड कर दो 30 से, तो आपको कम से कम 3 टीचर चाहिए, क्योंकि 2 में तो 60 हो जाएगा, 3 में 90 हो जाएगा, तो कम से कम आपको सर 3 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 में हमसे क्या पूछा है सर, 26 में आपसे ये जानना चाह रहा है कि भारत में शिक्षा के अधिकार की जो पहल है वो किसने की थी। भारत में शिक्षा के अधिकार की पहल किसने की थी, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो पहल वाला है ये मैंने आपको जब 2009 आरटीई पढ़ाया था, आई थिंक 90 के बाद जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, 92 या 93 नंबर क्वेश्चन जो था, उसके अंदर मैंने आपको 1800 मैंने उठाया था 13 से, मैंने आपको शिक्षा का पूरा इतिहास ही पढ़ा दिया था। भारत में चार्टर एक्ट से लेके कैसे हम वर्तमान की एनईपी 2020 तक आए हैं, यहां तक जितना भी शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ है, कहां से मैंने आपको उठाया था, पूरा भारत भ्रमण करवा के विश्व से हमने स्टार्ट किया था, फिर भारत में करते करते पूरा राज्य राजस्थान घुमाया और सारे स्टेट्स में लेके लास्ट में एनईपी पे आपको घुमा के छोड़ा था। ठीक है ना, बहुत ही शानदार मैंने आपको इस तरीके से बताया हुआ है। दोबारा लिखूंगा, कम से कम 20-25 मिनट का वो मटेरियल है, दोबारा टाइम वेस्ट मैं करूंगा नहीं। 2009 वाली क्लास आपने देख ली होगी, 4.5 घंटे की जो मैराथन है उसके अंदर मैंने ये चीज करवाई हुई है ना। तो यहाँ किसने की थी पहल, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जिसने पढ़ा है उसको याद होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है यहाँ पे आपके
जी के गोखले लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो 26 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26-7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, ये आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, वर्ड असत्य पूछा है यहाँ पे, जल्दबाजी नहीं करनी। कौन सा इनकरेक्ट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन जो आपकी स्कूल, कॉलेजेस इन सब में होती है, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जो आपको अपने सोसाइटी में लोगों के बीच में रह के मिलती है, सोसाइटी में मिलती है, सबसे पहले फैमिली में मिलती है आपको, ठीक है ना। पहली एजुकेशन तो फैमिली में मिलती है, तो इसको बोला जाता है इनफॉर्मल, इनडायरेक्ट जो है। अब इसके हिसाब से आपको ऑप्शन जज करना है। देखो पहला जो है वो संस्था के भीतर होता है, पहला जो है संस्था के भीतर होता है, बिल्कुल सही है। औपचारिक शिक्षा स्कूल की संस्था में होती है। दूसरा संस्थानों के बाहर होता है, ये तो बिल्कुल सही है। फॉल्स पूछा है, ये तो ट्रू है। पहला समयबद्ध होता है जबकि दूसरे में समय सीमा से बाहर है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है क्या? जी नहीं, ये तो थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा, बर्थ से लेके। लेकिन इसमें टाइम पीरियड होता है, 1 साल की आपकी 11th है, 1 साल की 12th है, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें ठान ही लो कि मुझे फेल होना है ना। तो ऐसा अगर नहीं है तो फिक्स टाइम पीरियड इसमें होता है। पहला संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल। ये अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सही है। तो ये बच गया लास्ट ऑप्शन हमारा डी। पढ़ लेते हैं, पहला असंगठित है, जी नहीं, असंगठित नहीं, संगठित है, तो ये फॉल्स है। और जो गलत है वही सही है। हमारा फंडा आपको पता है, ऑप्शन डी। चलिए एंड की ओर बढ़ रहे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं। आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? अकेडमिक अथॉरिटी, नोडल एकेडमिक अथॉरिटी कौन सी होगी? राज्य की। राष्ट्र की पूछे एनसीईआरटी, नेशनल लेवल पे पूछे, नेशनल लेवल पे पूछे तो आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी, स्टेट लेवल पे आपसे पूछते हैं तो एससीईआरटी या एसआईईआरटी, जिसका नाम बदल के आरएससीईआरटी कर दिया गया, यानी एसईआरटी पहले था एसआईईआरटी। फुल फॉर्म सब आपको मैं बता चुका हूँ। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आर लग जाएगा तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, ये हमसे पूछा है। चलिए जी, तो आरटीई अधिनियम, अब यहाँ पे राजस्थान लिख दिया तो 2011 की बात कर रहा है। इसका मतलब कितनी धाराएं हैं सर? 10 तो इसमें भाग हैं, 29 इसमें धाराएं हैं। और 2009 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सर आपके 7 तो चैप्टर्स हैं, और 38 की बजाय 39 कर लेंगे अब, क्योंकि संशोधन होकर 39 हो गए। तो इसमें 39, इसमें 29, 10 का अंतर है, 10 इसमें भाग है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? नियम पूछे हैं तो 29 नियम हमारे, 29 धाराएं सही हो जाएगी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन पीवाईक्यू क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब हो सकते हैं आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। आरटी 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र जो है वो किस आधार पे होगा? जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चे को वो किस आधार पर होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, छात्र अभिलेख, एनेक्डोटल। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, आपको पता है। छात्र अभिलेख, एनेक्डोटल, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, छात्र का जो ब्यौरा होता है। अब ये बच गया आपका अंतिम योगात्मक मूल्यांकन और पोर्टफोलियो। तो देखो पोर्टफोलियो के अंदर आपका समेटिव असेसमेंट भी आ जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आ जाएगा, और बच्चे का जो सर्टिफिकेशन है वो हमें इसी आधार पर करना है प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, ये बात हम कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपका है फाइनल समेटिव असेसमेंट, जिसके अंदर आपके जो टेस्ट हैं वो आते हैं। तो सिर्फ आपको ये जो आप परीक्षाएं ले रहे हो, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, सिर्फ उसको कंसीडर नहीं करना, उसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी कंसीडर करना है। दैट्स वाई इसका जो पोर्टफोलियो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे की सारी जानकारी होती है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आरटीई की और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, धुआंधार क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास आपको दूंगा, 2 क्लासेस में पूरा आरटीई कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर पसंद आए तो शेयर कैसे करना है, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इसको शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसके बाद एक आपको राजस्थान, वैसे तो एनईपी में जो ईएमआरएस के मेरा जो बैच चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है फ्री बैच, उसके अंदर मैंने एनईपी की अब तक 4 क्लासेस दे दी हैं, उसको भी आप जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा एक क्लास मैं आपको स्पेशल दे दूंगा जिसमें एनईपी का राजस्थान के अंदर क्या कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्या कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज राजस्थान के पर्सपेक्टिव में आपको मैं बता दूंगा। उसकी एक क्लास दे दूंगा जो कि रीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल होगी, है ना, रीट मेंस के लिए। बाकी एनईपी की 4 क्लासेस दे चुका हूं, इसको जाके देख लो, ये एमआरएस वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। और ये हमारा
2009 आपको कंप्लीट करवा दिया, 2011 की एक क्लास और दूंगा, उसके बाद ये जो शैक्षिक नवाचार है RSCERT, RSTB, NIOS, ये सब चीजें आपको वन शॉट जो है मैं 2-2 3-3 घंटे की मैराथन देने वाला हूँ, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स भी स्टार्ट करनी है, मेंस की काफी डिमांड आ रही थी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।